नहीं होता है कि उसके क्वेश्चन दे दिए वो नहीं आए, वो पढ़ाया नहीं था कि आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया था सबको, इंटीग्रोमेट्री नहीं पढ़ाया थोड़े दिन पहले। सो एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे कि कल पढ़ाया था तो आज नहीं पढ़ाया, नहीं आपने पेपर कैसे किया आज पढ़ाया उसका। तो हमेशा ध्यान रखिए ट्यूसडे का पेपर का मीनिंग नहीं कि सिर्फ इस वीक वाला तो आएगा, लेकिन प्रीवियस आप भूलो नहीं, उसके लिए उसको रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन तो उसके आएंगे। सो बहाना कुछ नहीं होता है किसी भी चीज का, आप उस बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो कि पुराना था सर इसलिए हमने पढ़ा नहीं, वो नहीं, वो कोई बहाना नहीं होता है। इट मींस पहले जो पढ़ाया सब जीरो है आपके पास, जब से बेस स्टार्ट हुआ तब से जो अब तक जो पढ़ाया वो इस वीक के अलावा कोई आता ही नहीं, आपको सब जीरो हो गया। यस, ये सिर्फ अपने कमियों को छुपाने के लिए क्या है, चला दिया बहाने हैं, और उससे रिजल्ट नहीं बदलेगा। रिजल्ट तो आपको पढ़ाई करके चेंज करना होगा। सो इंटीग्रोमेट्री के दिए नहीं दिए उससे कोई रोल, आप इंटीग्रोमेट्री के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन दिए, 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, और 32 क्वेश्चन कुछ आई थिंक, उनको हटा दो, कितने बचे 68। क्या किसी के 68 नंबर आए, बहुत सारे हैं जिनके 68 भी नहीं आए। सो वो सिर्फ क्या है, आपका कमी को छुपाने का बहाना है कि सर उससे आगे इसलिए नहीं आए। अरे 68 माइनस जो टोटल क्वेश्चन माइनस करो, 68 नंबर भी नहीं आ रहे फिर। सो वो नहीं चलेगा ऐसे, अपनी कमियों को अभी मैं पेपर पढ़ूंगा, अभी देखो क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, और आप लोग भी बोलोगे हाँ सर पढ़ाया, फिर भी गलत हो रहे हैं। सो जो 25 क्वेश्चन है वो तो मैं आपको सोल्व कराता हूं, उसके बाद जो रिमेनिंग के आंसर है वो मैं पुट करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 था, द पेशेंट डेवलप डीबीटी। डीबीटी सब जानते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, ब्लड कोगुलेट हो गया बेसिकली। द नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच मेडिकेशन, कौन सा ड्रग हम देंगे डीबीटी वाले पेशेंट को। ऑप्शंस आर हेपारिन, क्लोपिडोग्रल, विटामिन के एंड प्रोटामाइन सल्फेट। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज अ वेरी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग वी नो दैट दीस टू आर देयर, ये क्या है, विटामिन के एंड द प्रोटामाइन सल्फेट आर, दीस आर नॉट कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट, ये तो क्या है, इनके एंटीडोट है, दीस आर द एंटीडोट फॉर हेपारिन एंड वारफारिन, जानते हैं। सो ये तो उनके एक्शन को ब्लॉक करेंगे और उल्टा, और हमें हेपारिन का एक्शन स्टार्ट करवाना है। सो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले से क्या है, एलिमिनेट हुए, ये तो आंसर नहीं होगा, क्लोट बना है तो हमें क्लोटिंग को बंद करना है, एंड ये दोनों क्लोटिंग को स्टिमुलेट करवाते हैं बाय ब्लॉकिंग द हेपारिन और वार्फारिन इफेक्ट। सो इन दोनों को क्या कर दिया, एलिमिनेट। नेक्स्ट हेपारिन एंड क्लोपिडोग्रल, हेपारिन की बात करें और क्लोपिडोग्रल की बात करें तो जो क्लोपिडोग्रल होता है ये होती है एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग, और ये होता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है डीबीटी, उसमें कोगुलेशन क्लोट बना है या प्लेटलेट का थ्रोम्बस प्लेटलेट प्लग हो रहा है, क्लॉट बना है, और उसके लिए हमें कौन सी ड्रग देनी होगी, एंटीकोगुलेंट देनी होगी, और उसमें हम कौन सी देंगे, हेपारिन। सो आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, हाँ हेपारिन जो है, जो हम बात करें यहाँ पे हेपारिन की बात करें तो जो ड्रग्स हेपारिन प्रोफाइलेक्टिक जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन जो आप यूज करते हैं किसके लिए, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डीबीटी। नाउ डीबीटी होने के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर अवॉइड गिविंग हेपारिन, डॉक्टर क्या करते हैं, हेपारिन देने को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज हेपारिन देने से अगर वो क्लॉट जो बना है वो वहां से ब्रेक हो गया तो इट कैन कॉज blockage of your pulmonary artery or any major vessels your brain and it will cause the brain hemorrhage और cardiac arrest कर सकता है, सो हम नहीं देते। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, only the one option which will be the right one and that will be heparin only, which maybe we are using only for prophylaxis, but आप इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन इसमें सुटेबल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, heparin only। यस पीछे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस only the one option which will be right, that is heparin only, other is only, so आप like नोट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, सो आंसर इज, तो आंसर होगा क्यों दे रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर बी होता तो यहाँ पे give the stool softener deficiency anemia, the doctor firstly fatigue equals a sign, and if the skin is no in children is 7 D, the ESIC exam is जो आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है, ऑन द कुछ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ऑलरेडी कोई आता है यहाँ पे कहीं गए हैं, लेकिन वी आल्सो मुझे पढ़ाएंगे सोएंगे मस्त बहाने होते हैं, लाइक जो ऐसे काम होते हैं जो कल लेने वाला, तो वो क्या होगा, ये तो मेरे बैग में पड़ी है, तो कल उनकी बात करेंगे। अब आपके रिजल्ट की बात करें, आपका रिजल्ट फिर भी नंबर उतने यस, ऐसा तो नहीं वो बहाना कर सर ये तो स्किन वाला पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसके नंबर क्यों दिया आपने, बात बैठती थी यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी तरह आपको भी रिजल्ट आना पड़ेगा। मैं तो सोचा था ये पेन जो मैं लाया कम नहीं पड़ जाए, अपना पेपर कल, यस। तो अभी नंबर को इंप्रूव करो, आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली क्या करो, आस्क करो, पूछो। सही एग्जांपल है, यस्टरडे मेरा जो नेफ्यू है वो एग्जाम देके आया, उसका ये नीट का पेपर होता है एवरी 1 मंथ, लेके आएंगे ताकि इट इज वेरी इजी फॉर, और इधर वाला लॉक रहेगा गेट आपका, इधर वाला जो ये बीच में ना गेट ऐसे निकल के चुपके से उधर से यूं आने वाला, तो वो क्या होगा, लॉक कराएंगे ताकि एक साइड से इधर से ही आ सको आप लोग गार्ड के पास हो। वाह यू आर सो इंटेलिजेंट, वी नो दैट। और जिन्होंने वो मार्कशीट नहीं दिया तो मेरे बैग में पड़ी है, मुझे पता था मैं जाऊंगा उसके बाद वो मांग सकते हैं दूसरे लोगों से रिश्वत देके थोड़ा बहुत, तो वो मेरे बैग में पड़ी है और मेरे बैग को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यस, तो कल उनकी बात करेंगे। अब आपके रिजल्ट की बात कर लें, आपका रिजल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड है,
एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए, मैं तो 68 ही मान रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन ही 68 मान लो, बाकी छोड़ दो, फिर भी नंबर उतने नहीं आए हैं। तो उसका रीजन, भाई पिछले ट्यूसडे भी बात करी मैंने इतनी सारी, इतना मोटिवेट किया आप लोगों को है, अगर 68 में से 50 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं आपके, तो ये बहुत कम मार्क्स है और बिल्कुल रिजल्ट अच्छा नहीं है। यस और नो? भाई आपके सामने तनु प्रिया, उसके भी 87 नंबर आए हैं, उसने भी तो पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं वो बहाना कर सर ये तो स्क्रीन वाला पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसके नंबर क्यों दिया आपने, फिर भी उसके नंबर आए हैं और कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो हो सकता है रिजल्ट भी आपका बहुत ही जल्दी ऐसा ही हो जाएगा और चले जाएंगे, फिर आप देख रहे जाओगे ऐसे ही, हमारे साथ बैठी थी यहाँ पे, फिर आप माइक पे होगी थोड़े दिन बाद, आप तालियां बजाओगे है, तो अपने लिए भी तालियां बजवानी है ना, नहीं बजवानी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी तरह आपको भी रिजल्ट आना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था ये पेन जो मैं लाया कम नहीं पड़ जाए, इसलिए तो मैंने एक्सपेक्टेशन था कि कम हो जाएंगे, 10 ही लाया मैं, फिर मुझे लगा कि आज वालों को दे देंगे, बाकी वालों को बाद में दे देंगे, तो आज वालों को तो आएगा नहीं किसी के, ऐसे ही देना पड़ा, ले लो। यस, तो अभी नंबर को इंप्रूव करो, आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली क्या करो, आस्क करो, पूछो सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। डाउट नहीं होता है आपको, कोई भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कोई ऐसा तो बोलता नहीं होगा कि मना कर देते नहीं बताएंगे, क्यों पूछा है, कोई मना करता है? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम माई सेल्फ एंड अली सर आर इन द क्लास, हम दोनों ही होते हैं अधिकतर टाइम, तो फ्रीक्वेंटली हम दोनों ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आवर टीचर्स, और आई थिंक मैंने तो कभी मना किया नहीं है, ना कोई डंडा लेके आया हूँ, और आई थिंक अली सर भी नहीं लाते होंगे, ऐसा मुझे तो लगता है लाते हैं क्या, मेरे सामने तो नहीं लाते भाई, छुपा के जेब में लाते हो तो पता नहीं कहीं पे, और उसको देख के आप डर जाते हो कि नहीं ये पीटेंगे, अभी पूछना नहीं है, बोलना नहीं है, बिल्कुल साइलेंट रहना है, ऐसा करते हैं, तो फिर क्यों नहीं होता है, नंबर क्यों नहीं आता है बताओ, और नेगेटिव पॉजिटिव तो बचाने हैं, यही तो है। लाइक कॉमन सा एग्जांपल है, यस्टरडे मेरा जो नेफ्यू है वो एग्जाम देके आया, उसका ये नीट का पेपर होता है एवरी 1 मंथ में, सो उसका 720 का पेपर होता है, और रिजल्ट आया, उसके नंबर है 601, सो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है अभी तो शुरुआत है, बच्चा है, फिर बाद में उसने देखा रॉन्ग आंसर्स को, कौन कौन से गलत हुए, गलत होने से पहले जब वो सुबह आया था तो उसके पेपर पेपर मिलता साथ में, उसको बोला इसमें राइट लगा तो सब पे कौन कौन सा आंसर लगाया तूने, तो जब उसने देखा कि उसने जो रॉन्ग किए उसमें जो आंसर था वही आंसर उसने पेपर में लगाया हुआ, टिक किया हुआ, लेकिन हुआ क्या कि उसने जो ऐसे भरा ये क्या किया उसने, गलत भरा, और वो मशीन से चेक होती है वहां पे ओमार सीट, और उससे उसके क्या हो गए 23 क्वेश्चंस गलत हो गए, वो किस वजह से हुए, उसने ओमार सीट जो भरा वो क्या भरा, गलत भरा। अब बच्चे होते हैं 11th क्लास है अभी, तो कहाँ ओमार सीट नाम ही उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता, ओमार आप में साधु को भी नहीं पता होगा ओमार सीट की फुल फॉर्म क्या होती है, पढ़ा है कभी, हाँ नहीं पता ना, वेरी गुड, आज जाके ढूंढना ओमार सीट की फुल फॉर्म क्या होती है, अरे ये चीजें तो कॉमन, ओमार रोज भरते हैं, ओमार टेस्ट दे रहे हैं हम, है क्या होता है ओमार सीट है, नहीं पता, वेरी गुड, आज पढ़ना घर जाके ओमार की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मार्किंग की मैं बात कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम होती है एक तो आपके साथ कि आप ओमार सीट जो भरते हैं आधो को पता ही नहीं होता है ओमार सीट कैसे भरते हैं, और आप लोग अभी 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चे नहीं हो, यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट एंड योर अपकमिंग फर्स्ट मेन टेस्ट इज इन ओमार बेस्ट, टीएससीसी का इतना बड़ा पेपर 2000 के समथिंग पोस्ट है, उसका पेपर किस पे है, ओमार बेस्ट है, और ओमार सीट का रूल होता है आपने कहीं भी थोड़ा सा भी डार्क इधर उधर कर दिया तो वो मशीन उसको चेक नहीं करती है, सो आप बाहर हो जाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे नुक्स नाक से ऐसे कर दूंगा थोड़ा इधर, फिर इसको ऐसे करके यहाँ बना दूंगा, है ये करके ऐसे कर देंगे, वो सारा वो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी, मशीन को थोड़ा सा भी ओमार सीट पे वो लगा तो उसको हटा देगी, वो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आपका नंबर नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, प्रॉब्लम कहाँ है, चार ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उसके आगे 4 ऑप्शन एबीसीडी है, उसमें देख के भरना सी है तो सी भर दिया, कहाँ उसमें मिस्टेक होती है, बट आप ऐसे नहीं देखा, आप इधर 1 2 3 4 आप ऐसे भरते हो, ये 1 में हो गया 2 में हो गया 3 में हो गया, बहुत बार वो ऊपर 1 बीच में रह गया, ये को पता ही नहीं है, भरते जा रहा, लास्ट में जो है 25 में तो 24 ही हुए, एक ऊपर रह गया, अब क्या करूं, ऊपर वाले भर दो एक बार, हो गया बराबर सारे गलत, यही होता है। सो हमारा सीट भरना सीखो, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं वो बेनिफिशियल है, पर ये इतना बड़ा पेपर आपका ऑफलाइन है, हमारा सेविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डंडा वंडा तो मैं ला नहीं सकता हूँ, जाएगा, बाकी क्वेश्चन को समझे अंडरस्टैंड करें, जहां भी डाउट लगे पूछ ले, नहीं तो फिर ऑप्शंस और कुछ है नहीं मेरे पास, अदर डंडा वंडा तो मैं ला नहीं सकता हूँ, नहीं तो आगे क्या है पढ़ लेते हैं, आज इंक्रीज लाइट रिसोर्स जो है वो बात करते हैं, आयरन किस किस में बहुत हाई अमाउंट में होता है, जो हम पढ़ रहे थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो व्हेन पर्सन इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया you should increase the oral intake of iron, and the dietary source which having a huge amount of iron, these are iron rich foods are soybean have the highest content of iron for the vegetarian, breads and cereals, dark green leafy vegetable, dry fruits, egg yolk, meats, potato, raisins, seeds, shellfish, fortified rice will be a better option for children or infant. क्लियर है ये, लिख लिया। सो आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनीमिया, दैट इज द पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट इज द पर्निशियस एनीमिया, लिख लिया। सो वी स्टार्टेड वन बैच इन आई थिंक जनवरी में बैच स्टार्ट किया था हमने, और जनवरी वाले कौन कौन है, ओके तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेते हैं, तो अक्टूबर वालों का लगभग हम कंप्लीट एंड पे है, सो प्रायोरिटी किसके लिए है, अक्टूबर वाले कोई बैठे यहाँ पे, अभी तो कोई नहीं होगा ना, सारे चले गए, हाँ ऐसे ही अक्टूबर अक्टूबर करते हैं हम, सब चले गए, हाँ तो आप लोगों से हाँ कौन सा सिस्टम जो आपको लगता है कि पेंडिंग पड़ा है, स्केलेटल नहीं पड़ा है,
अरे अधूरा नहीं, नया सिस्टम जो बचा आपके, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, ऑन्को, जेनेटिक्स, माइक्रो, लिम्फेटिक। सो हो गया। सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड नर्वस सिस्टम, फार्मा पढ़ा दिया। So lymphatic, sorry, nervous already मैंने start कर दिया. After completing the nervous system, I will complete the oncology, and after completing oncology, I will complete the genetics, and after completing this community health nursing, sir will start endocrine. Very soon you will have morning class in which your cardiac and skeletal will complete it. जो pending दो छोटा-छोटा topic है वो दोनों complete हो जाएंगे morning class के अंदर. And microbiology, sir will start very soon. Microbiology जो है वो start हो जाएगी. उसके साथ-साथ में psychiatric जो start हुआ वो pending है आपका. हाँ तो सर psychiatric भी नीचे complete कर रहे हैं, वो कुछ एक दिन में complete कर देंगे तो वो भी वापस continue हो जाएगी. तो आप लोगों का target है उसके बाद अभी वालों को मुझे सुबह बुला खत्म करना है. लिख लिया? वो करें? Yes. फंडामेंटल तो हो गया, इमरजेंसी मैंने पढ़ा दिया, रीनल भी पढ़ा दिया है. हाँ यस, लिख लिया, मूव करें. नेक्स्ट. ओह वाओ, पीवीएस. व्हाट इज दिस पीवीएस? दिस इज समथिंग न्यू. पल्मर विंसन सिंड्रोम, पीवीएस. व्हाट इज पीवीएस एंड व्हाई दिस सिंड्रोम इज हियर? ये यहाँ क्यों है? इट्स अ पल्मर विंसन सिंड्रोम. इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. बट होता क्या इसमें? व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन द ब्लड? So basically this is the disorder which is present in GI tract. GI tract कहाँ पे होता है? GI tract के अंदर, and mainly in the esophagus. And this Palmer-Winson syndrome has a specific triad जो multiple time exam में पूछी जाती है. Triad of this syndrome, PVS. So first is a disorder marked by anemia. Why person will have anemia? Because of iron deficiency. And second thing, the wave-like growth of membrane in the throat that make swallowing difficult. So यहाँ पे जब हम इस पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, when we are going for the history collection of this patient, the patient is suffering with an anemia. Patient is having dysphagia, difficulty in swallowing on odynophagia, as well as there is a specific symptom which is known as the wave-like formation of esophagus. When we are going for the esophagoscopy or X-ray studies with the dye, you will see a wave-like wave यानी मकड़ी का जाला होता है ना, स्पाइडर वाला, वैसा अंदर आपको देखने को मिलेगा. And due to this wave formation, the esophagus will be a narrow esophagus. Esophagus narrow हो जाएगा, and person will have very severe difficulty in swallowing. So ये symptoms के साथ हम इसको पढ़ते हैं. And the problem is it's a type of genetic disorder. Genetics. It is characterized by the classical triad of PVS. The first one is post-cricoid dysphagia. Dysphagia is difficulty in swallowing. Iron deficiency anemia and upper esophageal webs. So this is the triad of PVS. Triad of PVS, that is dysphagia, esophageal web, and anemia, that is iron deficiency anemia. So these are the three symptoms which is known as the triad of Palmer-Winson syndrome. याद रखेंगे. क्वेश्चन आता है, which of the following is not included in the Palmer-Winson syndrome? Answer should be जो fourth one होगा. Whatever option is there, that will be the answer. In other countries like United Kingdom, this disorder is also known as the Patterson-Brown-Kelly syndrome. Patterson-Brown-Kelly syndrome. So sometime exam में आता है what is Patterson-Brown-Kelly syndrome? So it's Palmer-Winson syndrome. And ये मैं जब कैंसर पढ़ाता हूँ तो esophageal कैंसर में भी हम कोज में पढ़ते हैं, कोज ऑफ esophageal कैंसर, तो Palmer-Winson syndrome. So हम इसको ब्लड में क्यों डिस्कस करें? Because patient is having iron deficiency anemia, means it is also a cause for iron deficiency anemia. The Palmer-Winson syndrome is a cause for iron deficiency anemia. Clear? Clear ये लिखिए. Symptoms, क्या symptom आएंगे? So person, the major symptoms are person is having a wave formation in the throat and narrowing of the esophagus. So the first symptom is the dysphagia or odynophagia. Dysphagia means difficulty in swallowing and odynophagia means painful swallowing. This is the first early classical presentation. When person does not have any type of nutrition, then nutritional deficiency will be there. Weight loss, iron deficiency, anemia, fatigue, yellow, cyanosis, ये सारे symptoms इस person में present रहेंगे. तो आगे देखते हैं इनके symptoms. लिख लिया? मूव करें. Next. लिख लिया? Next is the Palmer-Winson syndrome symptoms की अगर हम बात करें यहाँ पे, it is classically present with the dysphagia और odynophagia. These are the symptoms. यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ऊपर? Symptoms. So the classical symptoms, the dysphagia, difficulty in swallowing,
and odynophagia, that is painful swallowing, difficult swallowing and painful swallowing. Next is pain, so swallowing pain होगा. Atopic glossitis, glossitis, not glossitis, glossitis. What is glossitis? Inflammation of tongue. Glossitis means the inflammation of tongue. And when tongue is inflamed with this disorder, there is a problem which is known as atropic. What is atropic? Atropic is related to what? Atrophy. Atrophy means decrease होना. So tongue का size क्या हो जाएगा? Small size, decrease हो जाएगा. So small size with inflammatory tongue. Inflammation के साथ में tongue का size क्या रहेगा? Small रहेगा. So atropic is the atrophy, small size with inflamed tongue. Next is the angular cheilitis. Cheilitis is related to inflammation of lips. That is cheilitis. So angular means this is the angle जो corner होता है. This is the angle. So यहाँ पे inflammation हो जाएगा दोनों side में. That is angular cheilitis. So it is a important presentation with this disease, angular cheilitis. Then Kilonchia, कल बताया था. Because of the iron deficiency anemia, the person will have the spoon-like nail. Spoon-like nails. That is known as Kilonchia. The next is splenomegaly. Spleen का size जब आप CT scan करेंगे तो आपको large spleen देखने को मिलेगा because of iron deficiency anemia की वजह से. And very important, upper esophageal webs. जब आप इसका esophagus study करेंगे with X-ray और with sonography जो आपका endoscopy करेंगे, that you will see the webs. As well as very important, ये question भी कभी-कभी पूछा जाता है. Skaggsky rings found at the lower end of esophagus. So ये esophagus जैसे होता है. जब आप ये esophagus copy करेंगे तो you will see यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे web बनने से ये जो part है वो narrow के यहाँ पे क्या बन गई, कैसे रिंग फॉर्मेशन हो गया. दिस विल बी लुक लाइक दिस, जैसे नेरोड रिंग देखने को मिलेगी आपको. सो ये जो रिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? Skaggsky रिंग. इट विल बी लुक लाइक दिस दिखा है. दिस इज द डायमीटर ऑफ इसोफेगस हियर, बट हियर दिस इज द रिंग. सो ये इसोफेजियल वेब बनने चारों तरफ नेटवर्क बन गया, बीच में जो है ओपनिंग स्मॉल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? Skaggsky रिंग. So Skaggsky ring formation seen in which disease? Answer should be Palmer-Vinson syndrome. Palmer-Vinson syndrome. Clear? So this is the Palmer-Vinson syndrome. It's a congenital or genetic problem. So congenital problem or it's a genetic problem. No management is possible. Just symptomatic management is there. जो symptoms है उसके according surgical management करके इसको dilate कर सकते हैं. Otherwise no other management is possible. Next, the most awaited pernicious anemia. Who will tell me what is pernicious anemia? What is pernicious anemia? नहीं पता? Because of the deficiency of vitamin B12, that is known as pernicious anemia. So there is a question in previous exams जो आया था. A patient is suffering with gastric cancer, and because of the gastric cancer, patient had gastrectomy, total gastrectomy. After total gastrectomy, patient is suffering with an anemia. Now classify the type of anemia. Is this pernicious anemia or something else? So that is not known as a pernicious anemia. That is completely wrong answer. Pernicious anemia is not only the deficiency of vitamin B12. It is something different. कैसे होता है? देख. So this is your beautiful stomach, which is responsible for making you less beautiful. And in this stomach, three parts is there. One is the fundal body, and very good. The intrinsic factor, which is produced by which part of the stomach? Part of the stomach, not the cell of the stomach. Which part of the stomach is responsible for the production of intrinsic factor? Fundus, body, or cardia? So the part which having parietal cell is responsible for the secretion of intrinsic factor. जहाँ पे parietal cell होती है वहां से आता है. अब parietal cell कहाँ होती है? Again वही क्वेश्चन आ गया फिर से. So the first thing जो आप याद कर लेंगे यहाँ से कि the intrinsic factor is released by intrinsic factor produced by parietal cell of stomach. याद रहेगा? Intrinsic factor is produced by parietal cell of stomach. Now the parietal cells are mainly present in your fundal part. कौन से part में? Fundal part में. So here we have the parietal cell. These are the parietal cell. So in the definition of pernicious anemia, the first term that will be decrease vitamin B12. First term क्या आएगी? Decrease vitamin B12 because of decreased level of intrinsic factor. Intrinsic factor because of damage of parietal cell or fundal part of the stomach. Parietal cell because genetic problem. Oh, not genetic, sorry. Because gastric problem, not gastric problem. Because of autoimmune response. So this is the complete definition of your
pernicious anemia. What is pernicious anemia? Your answer should be when person is having lack of vitamin B12 because of lack of intrinsic factor which is produced by the parietal cell, and that parietal cell is damaged, and the damage is occur because of autoimmune diseases or autoimmune problem, not by any other like surgical problem or any other gastritis or peptic ulcer or any other thing is there. But the pernicious anemia is only present when patient is having damage in parietal cell because of autoimmune problem. तो हम उसको क्या बोलेंगे? Pernicious anemia. In surgical condition जो हमने गैस्ट्रेक्टोमी किया वहां पे कोई autoimmune problem नहीं था, and that's why this anemia is not come under the pernicious anemia. It's a anemia only. It's not a pernicious anemia. It's a anemia. जो आपके सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, इट्स टाइप ऑफ हाइड्रोजेनिक एनीमिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एनीमिया, हॉस्पिटल की वजह से हुआ आपको. इट्स नॉट a pernicious anemia. Clear? Next point, autoimmune. पता नहीं आप लोग क्या लिख रहे हो, लिखने में पता नहीं क्या इतना इंटरेस्ट है. It is not important to write everything. It is important to understand everything. So पहले understand तो कर लो. लिखने में कहाँ जाना है आपको लिख के? लिखा हुआ पीपीटी भरी पड़ी है, बहुत सारी चीजें वहां होगी, नहीं होगी तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कहाँ जाएगी? सब लिखने. ऑटोइम्यून की बात करते हैं. ऑटोइम्यून. सो बिफोर मूविंग ऑन ऑटोइम्यून थिंग्स, विल क्लियर फ्यू कांसेप्ट. किसे देखो समझे? हाँ, स्टमक आ गया हमारा, इधर है. वेरी गुड. दिस इज द पैराइटल सेल. ये पैराइटल सेल क्या रिलीज करेगी यहाँ से? इंट्रिंसिक फैक्टर. दिस इज रेडी इन योर स्टमक. ये बिल्कुल तैयार खड़ा है. किसके लिए? किसके लिए तैयार होकर खड़ा है? अरे वेट करते, तैयार खड़े हैं आज. किसके लिए? भाई मम्मी आ रही, पापा आ रहे हैं, कोई तो आ रहा है, इसको लेने के लिए आप तैयार खड़े हो. वैसे ये इंट्रिंसिक फैक्टर इज ऑलवेज रेडी फॉर whom? किसके लिए? ही और सी. So not he or not she, it is ready for vitamin B12. It is ready for vitamin B12. So this intrinsic factor is waiting for vitamin B12. When you have vitamin B12 through diet, जब diet से आप क्या लेंगे? Vitamin B12 लेंगे. This intrinsic factor quickly bind with this vitamin B12. ये vitamin B12 के साथ क्या हो जाएगा? Bind हो जाएगा. After binding with the vitamin B12, this molecule will be a fat soluble molecule. It very easily absorbed from which part of the GIT? This is again one more question. Which part of the GIT? So this will be absorbed from the distal part of the small intestine, that is ileum. In iron deficiency anemia, the iron is absorbed from the upper part of the small intestine, that is duodenum. But in case of this vitamin B12 deficiency, this will be absorbed from the distal part of a small intestine. Very good. So this complex will move and it will reach to this is our ileum. So it will be absorbed from here and mix into your circulation. And इसका काम जो है वो स्टार्ट करेगा. अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेनेटिक्स, तो उस पे जाने से पहले एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ. दिस इज the intrinsic factor जो है उसकी हम बात करें. So it will be like this. Intrinsic factor will be like this. So this will be like this, and this intrinsic factor is having two end. This is the end number 1 and this is the end number 2. It is very important. On this end, the vitamin B12 on this end, vitamin B12 bind and form a molecule जो आपके GIT से easily क्या हो जाएगा? Absorb हो जाएगा. So अगर क्वेश्चन आए, ये vitamin B12 binding part हो गया. Next, this molecule will travel and slowly reach on the ileum part of the intestine, small intestine, and when reach here, like this is the molecule. ये जो molecule है उसको हम यहाँ बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं, in different color, in green color. So this will be the molecule, right? And यहाँ पे कौन binded है? Vitamin B12. Clear? When it get absorbed from the ileum part, it will be attached from the posterior part, from this part. ये वाला part जो empty है वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे receptor पे bind होगा, and it will be absorbed from this side. Concept important क्यों है मैं अभी बताऊंगा जब autoimmunity हम पढ़ेंगे. तो ये समझ में आ रहा है? जो आपका intrinsic factor है, in the intrinsic factor there are two ended. On one end there will be binding of vitamin B12, and on the other end it will be bind on the receptor which is present in your ileum part, and it will be absorbed from this posterior part. अब होगा क्या? There is an autoimmune response or autoimmune attack in your body. Whenever you have any type of autoimmune attack, in pernicious anemia, 3 types of antibodies will form. कितने टाइप की एंटीबॉडी बनेगी? 3 टाइप की. 3 types of antibodies present in the pernicious anemia cases. The first type of antibodies, this is the first antibody. Okay, I should use the different colors so you will understand very easily. This is the black antibody, this is the green antibody, and this is the purple antibody. This is the first antibody. This antibody slowly move and it will be reach here and bind on these parietal cell. ये किस पे जाके bind हो जाएगी? Parietal cell पे. When this antibody is binded on the parietal cell, now this parietal cell is not able to produce which substance? Parietal cell क्या produce कर रही है? Intrinsic factor. So when the antibodies are binded on the parietal cells, this parietal cell is not able to produce the intrinsic factor. And when intrinsic factor is not produced by the parietal cell, our vitamin B12 will not bind on the intrinsic factor and it will not absorb from the GIT, and person will have the pernicious. So this is the first thing. This first antibody is known as antiparietal antibody. This is named antiparietal antibody. Clear हो गया? तो कितना easy है? Antibody. Next, this is the green antibody. It is not green in color. It's just for explanation purpose. It is not green in color. It's just for explanation purpose. So when this antibody is mixed in the blood and it is moving, it will reach in the circulation, and this antibody will bind on this should be removed. So this green antibody will bind on this part of this molecule, and now this site of this intrinsic factor is completely blocked. और इस part पे कौन block bind होता है? So in second case, when person is having second type of antibodies, here the parietal cell is producing intrinsic factor. Parietal cell intrinsic factor produce कर रही है, but this intrinsic factor on which end the vitamin B12 is binding, जहाँ इस end पे जहाँ पे vitamin B12 bind होने वाला है, उस पे कौन आके bind हो गया पहले? Antibodies. And these antibodies does not allow the vitamin B12 to bind on the intrinsic factor. And again we have the
Problem, again we have the pernicious anemia. So this is the second type of antibody. Clear? In the next third type of antibody, this is the Blake antibodies. This will again move in the blood and this will reach again to this intrinsic factor. And this Blake antibody will bind on this posterior part of that intrinsic factor. And when this bind on the posterior part, kya hoga? The parietal cell is producing intrinsic factor. Intrinsic factor is binding with the vitamin B12, but when it reaches to the ileum part, it will not get absorbed because the absorbing surface is already occupied by antibodies. That's why it will not absorb, and again person will have the pernicious anemia. So these are the three types of autoimmune attack which is present in our patient with pernicious anemia. These two antibodies are known as, this is known as anti-parietal antibody, and these two are known as anti-intrinsic antibody. Anti-intrinsic antibody. One block the vitamin B12 end, जहाँ पे vitamin B12 bind होता है, एक तो उस end को block करेगा, and second will block the absorbing site or part of this intrinsic factor. So this is clear now. आया कुछ pernicious anemia समझ में? सिंपल सा है. हाँ, एक बार वापस. हाँ, अभी वापस गाड़ी को चलाएंगे इधर से आपके साथ. लिख लिया. बहुत फास्ट लिख रहे थे, अब लिखो. So मैं फिर से सिंपली रिवाइज कर देता हूं एक बार क्विकली, फिर आप लिखेंगे. जब हम pernicious anemia आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि pernicious anemia क्वेश्चन आया, तो पहला माइंड में थिंक क्या आएगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबालामाइन, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बोथ आर द सेम. सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 प्रेजेंट इन मल्टीपल कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है. pernicious anemia में क्या होगा? So second thing is it is due to the deficiency of intrinsic factor. So vitamin B12 deficiency due to the deficiency of intrinsic factor. Again intrinsic factor की deficiency भी तो बहुत सारे factor से हो सकती है, but the deficiency of intrinsic factor is because of due to the autoimmune attack in our GIT, that is the cause. So ये होगा तो ही हम क्या बोलेंगे? Pernicious anemia. So these three are the primary criteria for this condition. Next, vitamin B12 absorption site, absorption की बात करें तो it will be form a complex in stomach and it will absorb in the ileum part of the small intestine, the last part of the intestine or the lower part of the small intestine. Clear? In case of autoimmunity, ये intrinsic factor तो याद हो जाएगा ऐसे दो end. Autoimmunity की बात करें तो this will be three types of autoimmunity. One is the autoantibodies attack on the parietal cell and damage them, so the production of intrinsic factor will be decreased. Second one is anti-intrinsic antibodies which block the intrinsic factor. One antibody block the vitamin B12 binding, and second antibodies block the absorption of this intrinsic factor in the ileum. So these are the three autoimmune attack which is possible. Now if somebody asks you which one is the most important or most problematic or most common out of these three, तीनों में से सबसे कम क्या होगा? Which one is more common? Antiparietal, anti-vitamin B12 complex formation or anti-absorption? Which one is more important or more common? Or so the most important or the more common or that one is the green, this one green one. In case of antiparietal antibody, the antibodies will not block whole number of parietal cell, and if we have a little bit amount of intrinsic factor, that is enough for the vitamin B12 absorption. So in case of parietal cell restriction, person does not develop anemia. In some cases person will develop anemia, but not in everyone. But the problem is that if you have the antibodies which is targeted against this second one, जो आपके vitamin B12 के complex बना रहा है, this is a very common, इसके against multiple antibodies बनाई जाती है, और ये सबसे common आपको मिलता है जहाँ पे vitamin B12 बाइंड नहीं हो पाता है. You are having vitamin B12 in diet, you are having intrinsic factor in your GIT, but they both are not binding with each other. दोनों में लड़ाई हो गई, दुश्मनी हो गई है, एक का मुंह इधर एक का इधर, पास में नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि बीच में एक दुश्मन आ गया. होता है, it's very common in life. दो पहिए होते हैं, दो पहियों के बीच में तीसरा पहिया आ जाए तो फिर दोनों पहिए पास में चल नहीं सकते, बस में, कार में, साइकिल में, जहाँ भी है. तो वो कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों में लड़ाई हो गई, दुश्मनी हो गई, दोनों कॉम्प्लेक्स अब नहीं बना रहे क्योंकि बीच में कौन आ गया? एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपका एंटीबॉडी है वो आपको प्रॉब्लम कर रही है. सो दिस इज क्लियर नाउ. लिख लिया? अरे लिख लिया, ये हटा दें, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं वैसे. सो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछते हैं और ये आपका क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे रहेगा. और आप लोग घर जाके क्या क्या करो, अपने हिसाब से थोड़ा बनाएगा. रिवीजन तो करना ही है, पर पेपर पेन लेके उससे बनाना है, थोड़ा रिवीजन करना है. ये ऐसे करेगा और ये ऐसे बनेगा और ये होगा, तो कुछ आएगा, पल्ले पड़ेगा. हमारे इधर बोलते हैं इसे पल पढ़ना, जानते हो? समझ आना आए कोई समझ में? चले आगे, हटा दे. नेक्स्ट, अरे हटा दूं? यस, बनाना कुछ. You will have 10 MCQs from this one picture. अगले पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे जो ऑलरेडी मैंने बता दिए. मूव करें. नेक्स्ट, pernicious anemia. So first one is it is because vitamin B12 की बात हम कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ पॉइंट जो लिख लेते हैं. Vitamin B12 की बात करें, नॉर्मल रेंज इज 200 to 900 pg is there. What is pg? That is picogram, pg per ml. Function of vitamin B12. So it is very important for keep body, nerve and blood cell healthy, as well as it is responsible for DNA, जेनेटिक मटेरियल ऑल द सेल. इसलिए तो आरबीसी प्रोडक्शन होता है, तब जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक मटेरियल जो बना होता है डीएनए सिंथेसिस, उसके लिए आपको विटामिन बी चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो आरबीसी मैच्योरेशन नहीं होगा, और आरबीसी कैसे रहेगी? लार्ज इन साइज, मैक्रोसाइटिक एनीमिया विल बी देयर इन pernicious anemia.
So what is the definition for the pernicious anemia? So यहाँ पे definitions लिख लेते हैं. What is the definition for pernicious anemia? Pernicious anemia is the type of anemia which is occur due to the deficiency of, लिख लें. Pernicious anemia. So it is occurs due to deficiency of vitamin B12 due to lack of intrinsic factor, again due to damage of parietal cells by an autoimmune response. क्लियर? सो अगली बात सिर्फ ये याद रखना, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी पढ़ने में पूरा याद रखना, बड़ा याद रहेगा. नेक्स्ट ठीक है. मूव करें आगे. लिख लिया. नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर और द गैस्ट्रिक फैक्टर, जो ये डैमेज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, वही है सेम, हटा दे. When this factor absorption for vitamin B12 you require intrinsic factor, that is cyanocobalamin vitamin B12. Vitamin B12 combined with intrinsic factor forming complex, ये बना लिख लिया, वो नहीं लिखना है बस. Complex transfer to the ileum, absorption यहाँ पे होगा, transfer to the liver for storage, इसको कुछ नहीं लिखना है, काम का नहीं. अरे वो वही पढ़ा जो हमने लिखा था. अभी पूरा मैंने इतना सारा बना के दिखाया, सारा इतना स्टमक बनाया पूरा, उसी को वापस लिखना है. लिखो. लिख लिया. अरे कंप्लीट कुछ तो करने दो आज. पर्निशियस एनीमिया, फिर अभी मुझे एप्लास्टिक एनीमिया, पता नहीं कौन कौन सा एनीमिया पढ़ाना है, हेमोफीलिया एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सारे एनीमिया बाकी अभी तो. आप लोग जो है इसके पीछे ही पड़े हो, एनीमिया एनीमिया. सो मोस्टली वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 3 क्लासेस दिस ब्लड. 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ब्लड, और उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे ऑन रूटीन बेसिस. लिख लिया. We'll discuss about the remaining part in next class tomorrow. Thank you.